हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लाइव क्लास में हम लोग फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5C स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स का पार्ट 3 करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये चैप्टर जो स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स है, इसका हर एक ड्रग इम्पॉर्टेंट है और इस पूरे चैप्टर को, बहुत बड़ा चैप्टर है तो 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है 5A, एक है 5B और एक है 5C। इससे पहले मैंने 5A और 5B पढ़ा दिया है ना। 5A कंप्लीट हो चुका है, 5B भी कंप्लीट हो चुका है। 5C की बारी है तो 5C के पार्ट 1 में मैंने एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट पढ़ाया था। पार्ट 2 में एंटी मलेरियल्स, ऑक्सीटोसिक एंड वाइटामिन्स पढ़ा दिया था। आज पार्ट 3 की बारी आई है तो पार्ट 3 में मैं आप लोगों को एंजाइम्स एंड फार्मास्यूटिकल एड पढ़ा दूंगा। एंड पार्ट 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कल आएगा इसका मिसलेनियस, जिसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 5C का पार्ट 3, जहाँ पे एंजाइम्स से शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि जो भी बच्चे शुरू से पढ़ना चाहते हैं या फिर अभी कोर्सेज में ज्वाइन हुए हैं, जैसे एक स्टूडेंट का भी कमेंट आया था, सर मैं आज से ज्वाइन हुआ हूं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो मैं कह देता हूं कि आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। 1 मई से पहले आप हमारे साथ कनेक्टेड हो जाइए। 1 मई से पहले, 1 मई से पहले, है ना। अगर आप 1 मई से पहले हमारे साथ आ जाते हैं तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स 1 मई से शुरू होने वाला है ना। और उस क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस मात्र 45 डेज में कवर किया जाएगा एंड हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होगी। तो जो बच्चा ये क्रैश कोर्स फॉलो कर लेगा, सिर्फ लाइव क्लास, वो उसका पास होना तय है। मैं उस लेवल की तैयारी मात्र 45 डेज में करा सकता हूं, जो कि आपको कॉलेज टॉप करा देगा। बस आप हमारे साथ पढ़ेंगे तब, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे, ई बुक PDF नोट्स मिल जाएगा, लाइव चैट, बाइलिंगुअली मॉडल पेपर सॉल्यूशन प्लस टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आपको क्रैश कोर्स में मिलेगा। और जो बच्चे पहले से इस कोर्स में हैं उनको क्रैश कोर्स परचेज नहीं करना है, उनको क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मई को मिल जाएगा, कंटेंट सारा लाइव के साथ, ठीक है। चलो, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अभी तक कोई भी कोर्सेज में नहीं है, अगर पढ़ना चाहते हैं क्रैश कोर्स में, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप सर्च करना है एंड नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। एंड लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स दिख रहा होगा। मात्र 499 में आपको ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड जो भी लोगों को डाउट होगा कैसे ज्वाइन करना है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग एंजाइम्स, ठीक है। अब हम लोग एंजाइम को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एंजाइम्स? तो एक्चुअली एंजाइम्स क्या होते हैं, समझिएगा बात को। कह रहा है एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। जैसे आपको पता होगा एक अरिस्टोजाइम आती है, हाँ, अरिस्टोजाइम का सिरप आता है, जो कि आपका एक्चुअली इसमें पूरे तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अगर किसी को खाना पच नहीं रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो उस कंडीशन में अपच जैसा लग रहा है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं ये सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है। आराम से पेशेंट इसको पीने के बाद सुबह 2 ढक्कन, शाम में 2 ढक्कन, तो आराम से बहुत अच्छा फील करता है, पेट में भूख भी बहुत अच्छी लगती है, पाचन बहुत अच्छे से होने लग जाता है। तो एंजाइम्स का काम क्या है? तो एंजाइम्स एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। कैटालिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को फास्ट कर दे। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब आपके बॉडी में होने वाला रिएक्शन। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उसका डाइजेशन होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीन खा रहे हैं तो कन्वर्ट होकर के अमीनो एसिड हो रहा है, तो सब कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन है। और उस रेट को इंक्रीज करने वाला, उस रेट को कैटालाइज करने वाला एंजाइम्स कहलाता है। तो एंजाइम्स एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, यानी रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देता है। एंड वो एंजाइम फिर यूटिलाइज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर A+B, मान लो A+B प्रोडक्ट है, इसको कंबाइन होकर के AB बनना है, तो यह एंजाइम इसके रेट को स्पीड करके वापस से एंजाइम फिर ज्यों का त्यों निकल जाएगा। ऐसा नहीं एंजाइम कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम नहीं होता है, एंजाइम ज्यों का त्यों अपना निकल जाता है, ठीक है।
वही बोल रहा है जो एंजाइम्स हैं वो जैविक उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक कहने का मतलब है रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। जैसे कि यहाँ एंजाइम्स है, किसी का डाइजेशन नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक नहीं हो पा रहा सही से, यानी पेट अपच जैसा लग रहा है, तो ये अच्छे से डाइजेशन करा देगा क्योंकि एंजाइम्स है, पूरा भरा हुआ है ना। तो बिना स्वयं समाप्त हुए स्वयं समाप्त नहीं होता है। दे प्ले अ वाइटल रोल इन डाइजेशन, आपके पाचन में हेल्पफुल होता है। शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म है, जो भी लिविंग रिएक्शंस हैं सब मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल है। तो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म है एंड अलग अलग बायोकेमिकल प्रोसेसेस है, यानी कि जो एंजाइम्स है पाचन, मेटाबॉलिज्म और विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना, है ना। चलो, आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है ये है एंजाइम्स, ठीक है। चलिए, अब एंजाइम्स में आपके सिलेबस में कौन कौन सा ड्रग्स दिया हुआ है वो भी देख लीजिए। एंजाइम्स में आपके सिलेबस में दिया हुआ है पेपिन, डायस्टी, पेनक्रिएटिन, ईस्ट। क्या क्या बताओ, एंजाइम्स है ना, पेपिन, डायस्टी, पेनक्रिएटिन, ईस्ट, है ना। देखो क्या कह रहा है, देखो एंजाइम्स की ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रख लेना। एंजाइम में कौन कौन सा ड्रग है, तो आपका क्या है, पपाया। देखो पेपिन मतलब पपाया होता है, तो पापा आया, है ना, PAPAYA, PAPAYA, पपाया। पेपिन कहाँ से, पपाया से ही प्राप्त होता है। तो पपाया में जान लेना कि आपका है ना पापा आया। तो देखो समझना बात को, इसका ट्रिक ऐसे करके बनाते हैं ताकि आपको याद हो जाए सारा एग्जाम्पल। एंजाइम्स में पापा है ना, पापा हिंदी में लिख लो, पापा आया, आ जाए तो, आ जाए तो, है ना, दस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दस्त हो जाएगा। पापा आ जाएंगे तो दस्त हो जाएगा। पापा मतलब एक प मतलब पेपिन, एक प मतलब पेनक्रिएटिन, है ना। आ जाएंगे, आ जाएंगे यानी एंजाइम, आ जाएंगे थोड़ा एंजाइम से मिलता जुलता है ना। आ जाएंगे यानी एंजाइम, तो एंजाइम्स में आता है ये दोनों। दस्त हो जाएगा, है ना, दस्त हो जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा। पापा आ जाएं तो दस्त हो जाएगा, है ना, ठीक है। एक बार याद रख लेना इस ट्रिक को, पापा आ जाएंगे तो दस्त हो जाएगा, हो जाएगी, गी कर लो, हो जाएगी। गी में लास्ट में ई है, ईस्ट, ईस्ट। पापा आएंगे तो दस्त हो जाएगी, है ना, गी यानी ईस्ट, याद रहेगा। बताओ, पापा आ जाएंगे तो दस्त हो जाएगी, इतना याद रखेंगे तो आराम से आपको एग्जाम्पल हो जाएगा। हाँ, पापा, अक्सर दस्त ना मतलब क्या, डायरिया, पतला पैखाना, लूज मोशन लड़का को बहुत कम होता है, लड़की लोग को ज़्यादा होता है। जो हिप्पी लगा के चलती है ना, कमर मटका के, कभी लेफ्ट कभी राइट, उसको अक्सर देखिएगा होता है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, काहे, वही ललका लिपस्टिक लपेट के बड़का बड़का गोलगप्पा, ऐसे तो मुंह खुलेगा नहीं, कुछ खाएगी तो ऐसे जब गोलगप्पा थोड़ा सा रख दीजिए तो मतलब हिप्पोपोटामस जैसा मुंह खुलता है है कि नहीं। तो दस्त किसको होगा भाई, उन्हीं को होगा, लड़का लोग इतना नहीं खाता। पापा आएंगे तो दस्त हो जाएगी, है कि नहीं। पापा आएंगे, आ जाएंगे तो दस्त हो जाएगी। पापा मतलब पेपिन और पेनक्रिएटिन, आएंगे आ जाएंगे यानी एंजाइम, दस्त मतलब डायस्टी होगा, एंड आ जाएगी ई मतलब ईस्ट, ठीक है, ओके गुड, है ना, गुड। एंजाइम्स, चलिए हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स में। अब पापाया, सबसे पहले क्या बोले, पापा आ जाएंगे। एक बार ट्रिक लिख लो, सब लोग लिख लो, पापा आ जाएंगे, है ना, आएंगे तो दस्त हो जाएगी, जाएगी। सारे ड्रग का नाम लिखो। पापा, पापा मतलब एक प मतलब पपाया, एक प मतलब पेनक्रिएटिन। तो पहले पपाया पढ़ते हैं, है ना, पहले पपाया पढ़ते हैं, जो कि आप पेपिन भी ड्रग का नाम लिखा हुआ था, यहाँ पर पेपिन लिखा हुआ था ना। देखो पेपिन एक्चुअली कहाँ से प्राप्त होता है, पपाया से, है ना। पेपिन एक्चुअली कहाँ से, पपाया से। पपीता में बहुत अच्छा एंजाइम्स पाया था, इसीलिए कहा जाता है पपीता खाना चाहिए, ठीक है। कह रहा इट इज एन एडिबल फ्रूट, ये एक एडिबल फ्रूट होता है, खाया जाने योग्य फ्रूट होता है। आप लोग को पता होगा पपीता ऐसा होता है कुछ। कंटेन वेरियस एंजाइम्स, इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि मेडिसिनल वैल्यूज़, जिसमें कि मेडिसिनल वैल्यू होता है।
इसी को अदर नेम्स की बात करूँ तो पापायोटीन, है ना, वेजिटेबल पेप्सिन या आर्बुज के नाम से जानते हैं, है ना। क्या बोल रहा हूँ, पापायोटीन, वेजिटेबल पेप्सिन और आर्बुज के नाम से जानते हैं। एंड बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, पेपिन इज द ड्राइड एंड प्यूरिफाइड लेटेक्स ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ द कैरिका पपाया। प्लांट का नाम है कैरिका पपाया, तो पेपिन पपाया प्लांट से ही प्राप्त होता है। तो क्या बोला, पेपिन इज ड्राइड एंड प्यूरिफाइड लेटेक्स ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ द, यानी कि जो हरा, देखो कच्चा पपीता खाना चाहिए, कहा जाता है कच्चा पपीता, तो कच्चा पपीता में एंजाइम्स भरे होते हैं। तो आप जब कच्चा पपीता को हल्का सा काटोगे तो उसमें हल्का हल्का दूध टाइप का लेटेक्स निकलता है ना, हाँ, या तो आपका पत्ता में भी लेटेक्स निकलता है, तो उसमें एक्चुअली एंजाइम पाया जाता है ना। तो कह रहा है पेपिन इज द ड्राइड एंड प्यूरिफाइड लेटेक्स ऑफ द ग्रीन फ्रूट, है ना, एंड लीव्स ऑफ कैरिका पपाया, है ना। चलो अब क्या बोल रहा है कि पेपिन क्या है, ड्राइड और प्यूरिफाइड लेटेक्स है जो कि ग्रीन फ्रूट से प्राप्त होता है, एंड लीव्स ऑफ द कैरिका पपाया, ठीक है। एंड फैमिली क्या है बताओ, कैरिकेसी, क्या है, कैरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है ना, कैरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। चलो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। पेपिन कंटेन्स सेवरल एंजाइम्स सच एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। पेपिन में काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जैसे कि पेप्टाइडेज 1, है ना, विच इज़ कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग प्रोटीन इनटू डाइपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। कहने का मतलब है कि जो पेपिन में काफ़ी सारे एंजाइम हैं, जैसे कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, एंड ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्टाइडेज 1 है जो कि कन्वर्ट करता है प्रोटीन को डाइपेप्टाइड्स में, है ना, गुड, एंड पॉलीपेप्टाइड में। फिर कह रहा था एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म फ्रॉम द लेटेक्स। लेटेक्स से जो एंजाइम्स प्राप्त किया जाता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में यानी ठोस के रूप में प्राप्त किया जाता है, उसको सूखा वगैरह के। पेपिन इज अ प्रोटीन ऑफ 212 अमीनो एसिड। पेपिन भी एक एक्चुअली प्रोटीन है जो कि 212 अमीनो एसिड का बना हुआ है, एंड हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट अबाउट 2300,000 डाल्टन्स। यानी जो पेपिन भी एक प्रोटीन है जो 212 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है और उसका मॉलिक्यूलर वेट 23,000 डाल्टन्स होता है ना, है ना। अनुभव सिंह कह रहे हैं कि सर कुल कितनी फैमिली होता है, ऐसा कोई गिनती नहीं है कितना फैमिली का प्लांट होता है, बहुत सारा फैमिली है ना। चलो 23,000 डाल्टन्स इसका वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट। एंड अगर थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो इट इज़ यूज टू प्रिवेंट अधेशन इन इन्फेक्टेड वुंड्स। कहने का मतलब है कि अगर आपको ये, इसका सबसे अच्छा रोल होता है, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट अधेशन इन द इन्फेक्टेड वुंड्स। अगर मान लो घाव आपका बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन की वजह से वो घाव में कुछ चीज़ें चिपकने नहीं देगा। अधेशन मतलब होता है चिपकना, तो ये चिपकने नहीं देगा कोई भी माइक्रोब वगैरह को। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट अधेशन इन द इन्फेक्टेड वुंड्स, यानी इन्फेक्टेड वुंड्स में किसी प्रकार का कोई चीज़ें सटे ना, चिपके ना। एंड इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया, है ना। डिस्पेप्सिया मतलब होता है इनडाइजेशन। अगर किसी को अपच हो गया है तो कच्चा पपीता खाने बोलिए, अच्छे से खाना पच जाएगा। कहते हैं ना कच्चा पपीता खाने से पहले पेट साफ होता है, हाँ। इंटेस्टाइनल एंड गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, उसको कंडीशन में, एंड किसी को डिप्थीरिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका डिप्थीरिया का प्रॉब्लम, याद करो डिप्थीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता था, है ना जी। समीर कह रहा है सोशल फार्मेसी चैप्टर 4 का एमसीक्यू नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। सोशल फार्मेसी चैप्टर 4 का एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम 50 एमसीक्यू मैं करवाऊंगा, उसका एक स्पेशल क्लास होगा। एमसीक्यू बनने के लिए दे दिया गया है, मैंने सेलेक्ट कर दिया है, टाइम लगेगा थोड़ा 1-2 दिन, तो इसीलिए, ठीक है। चलो अब आते हैं, तब तक हम लोग एचएपी पढ़ लेंगे। डाइएस्टी की बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइएस्टीज, है ना, जो कि डाइएस्टी आप लोग पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे देखो आपके क्या क्या थे, पेपिन था, डाइएस्टेज था, है ना, डाइएस्टेज। तो अब ये डाइएस्टेज यानी दस्त वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, डाइएस्टेज क्या कर रहा है, ये भी एक एंजाइम है जो कि फाउंड इन माल्ट, माल्ट में पाया जाता है। माल्ट क्या है, तो एक्चुअली माल्ट एक मतलब कह सकते हो गेहूं या जौ कहा जाता है शायद माल्ट को, है ना। माल्ट एक प्रकार का फसल है, एग्जैक्ट हिंदी में बता देता हूँ, माल्ट मीनिंग इन हिंदी, है ना, शराब, जौ को कहते हैं माल्ट, अनाज उत्पाद जिसका उपयोग पेय पदार्थों और खाद्य, शायद जौ को कहते हैं ना। जौ
माल्ट आप लोग नहीं जानते हैं कैसा होता है, ज्यों जानते हैं, ज्यों है ना, गेहूं और ज्यों में अंतर है कि ज्यों में ना लगा होता है माल्ट। मैं दिखाता हूं माल्ट, MALT, माल्ट, ठीक है। ये देखिए ऐसा होता है माल्ट, एक्चुअली ऐसा होता है। हाँ जी, ये इसमें ना खोलिया साथ साथ ही रहता है, उसका जो ऊपर वाला परत है वो साथ साथ ही रहता है। अब इसको हिंदी में शायद ज्यों कहते हैं, क्या कहते हैं हमको उतना आइडिया नहीं लग रहा है ना। माल्ट को माल्ट ही दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली माल्ट यही होता है। ज्यों जानते हो, ज्यों, हाँ ज्यों ही होता है, ठीक है। उसमें पाया जाता है ये डायस्टेज, समझ रहे हैं ना। हाँ ज्यों कहा जाता है इसको, हाँ जी ज्यों कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो वही बोल रहा है कि जो डायस्टेज है, कह रहा है इट इज़ एन एंजाइम फाउंड इन द माल्ट, जो कि माल्ट में पाया जाता है। एंड दिस इज हेल्पफुल इन कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने में होता है, एंड देन इनटू ग्लूकोज, एंड उसको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी जो डायस्टेज है ये पाया जाता है आपके माल्ट में, एंड ये हेल्पफुल होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने में, एंड माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में। एंड अदर नेम्स, इसको एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, माल्ट एक्सट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड माल्टीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। गुड। एंड बायोलॉजिकल सोर्स में कह रहा है इट इज एन एमायोलाइटिक एंजाइम, इसमें एमायोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। यानी एमाइलेज, देखो एमायोलाइटिक मतलब क्या हुआ, जो कि एमाइलेज की तरह काम करेगा। प्रेजेंट इन द सेलाइवा, जो कि आपके सेलाइवा में एंजाइम पाया जाता है ना एमाइलेज, वही पाया जाता है, ठीक है। फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में, क्योंकि आपको पता है आपके सेलाइवा में जो एंजाइम है एमाइलेज, वो क्या होता है, जो आपके स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये भी उसी तरीके का एंजाइम है डाइजेस्टेज, जो कि माल्ट में पाया जाता है। तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक जो एनिमल्स हैं उसमें पाया जाता है। तो ऑल्सो इन द माल्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट के एक्सट्रैक्ट, माल्ट का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं तो भी प्राप्त होता है। माल्ट एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द ड्राइड बार्ले ग्रेन, हाँ इसको बार्ले का ग्रेन है ना, उसको बार्ले भी कहते हैं। तो बार्ले के ग्रेन को वन और मोर वेराइटीज ऑफ हॉरिदियम वल्गेरी, इसका जो साइंटिफिक नेम है हॉरिदियम वल्गेरी है, जिसके द्वारा ये प्राप्त होता है। एंड फैमिली है पोएसी, फैमिली है पोएसी, ठीक है। हाँ हाँ, जौ भी बोला जाता है। शिवा यादव कह रहे हैं क्रैश कोर्स का लाइव क्लास का शेड्यूल बता दीजिए, कोर्स लेना है। नहीं लेना है भाई, आपको नहीं खरीदना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 तारीख से मिल जाएगा। मैं तो बता रहा हूँ ना, जो भी बच्चा पहले से हमारे साथ फुल कोर्स में है उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा क्रैश कोर्स का, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, उनको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। सारा क्लास जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा क्रैश कोर्स में, ठीक है। बस आप ही के बैच में क्रैश कोर्स चलेगा, उनको एडिशनल ऑप्शन दे दिया जाएगा इसी क्लास को ज्वाइन करने का, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। चलो, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, अब हम लोग पढ़ते हैं, हाँ इससे सत्तू वगैरह बनता है, इसमें आपके डेक्सट्रीन पाए जाते हैं, एंड ट्रेस ऑफ ग्लूकोज पाया जाता है ना, माल्टोज पाया जाता है। एंड थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो ये आपके डाइजेस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है ना, डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्री डाइजेस्टेड स्टार्ची फूड, जो स्टार्ची फूड हैं उसके प्री डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलो, अब बारी आती है पेनक्रिएटिन की। पेनक्रिएटिन, तो ये एंजाइम्स है, इट इज़ अ डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ सर्टेन एनिमल्स, अलग अलग जानवर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। देखो ये पेनक्रिएटिन आपको पता है जो आपके पेनक्रियाज से रिलीज होता है, लेकिन अगर ये पेनक्रियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये एंजाइम अलग अलग जानवरों के है ना से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अदर नेम्स में इसी को पेनक्रिएटिक एसिड भी कहते हैं, या तो इसी को पेंड्रिया स्टेटो क्या कहते हैं, पेंड्रियो टेनोन भी कहते हैं, या तो इसी को डाइजेस्टिवेरा भी कहते हैं, या तो इसी को है ना डाइजेस्टिवेरा भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ सर्टेन एनिमल्स, जैसे कि हॉग, सूज, एक्रोफा, ये सब विदेशी जानवर है, हॉग,
अब हॉग क्या होता है, देखो डॉग तो हम लोग सुने थे, हॉग कौन सा जानवर होता है, चलो हम लोग देखते हैं। हॉग है ना, HOG, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। हॉग, हॉग कौन सा जानवर होता है, थोड़ा देख लेते हैं फोटो हम भी, है ना। HOG, हॉग नाम के जानवर से प्राप्त होता है। ये क्या भाई, आगे मत लिख देना। अच्छा एक्चुअली सुअर का एक प्रजाति है ना, सुअर के जैसा ही देखने में लग रहा है ना। चलो मैं फोटो लगा देता हूँ सुअर का, है ना। फॉरेस्ट डॉग, जंगली सुअर को कहा जाता है, समझ गए। सुअर के से निकाला जाता है, उसके अग्नाशय से ये निकाला जाता है। ये देखो हॉग लिखा हुआ है ना, फॉरेस्ट हॉग, सुअर, जंगली सुअर है ना, जो आप पालते पोसते उसका नहीं, जंगली सुअर, ठीक है। एंड फिर दूसरा क्या है, हॉग। दुनिया में लेकिन अलग अजीब अजीब जानवर है ना वो। ये भी इसने कोई जानवर है, सूज स्क्रोफा, इसके भी आपके, ये देखो सूज स्क्रोफा, सब कहीं ना कहीं हमको लगता है सुअरे के जैसा इसका भी मुंह है। यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखो, दिख रहा है ना। ये देखिए ऐसा होता है, ठीक है। एंड ये सूज स्क्रोफा ऐसा होता है, ये जानवर का नाम है, ठीक है। चलो अरे क्या बताइए, सब कभी भविष्य में काम नहीं आता, लेकिन सिलेबस में तो पढ़ लो। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करोगे तो इट इज मेड अप ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम ट्रिप्सिन। ये आपका पेनक्रिएटिक एंजाइम ट्रिप्सिन से, इसमें कह रहा है इट इज मेड अप ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। कह रहा है कि ये बना होता है पेनक्रिएटिक एंजाइम ट्रिप्सिन से, एमाइलेज से एंड लाइपेज से। किससे किससे बताओ, इट इज मेड अप ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, है ना। इसमें ये सब चीज़ें होती है पेनक्रिएटिन में। एंड थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे, दे आर इसेंशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स। जैसे कि किसी को पेनक्रिएटिक कैंसर हो गया तो उसमें जाहिर सी बात है उसका पेनक्रिएटिन का एंजाइम्स का मात्रा कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में किसी के पेनक्रियाटाइटिस यानी पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, है ना, यानी गोल्ड ब्लेडर में आपका कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई चीज़ें फंस गई है ना। तो उस कंडीशन में गोल्ड ब्लेडर के जो प्रॉब्लम, जो ट्रैक वगैरह होता है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर पेनक्रिएटिन इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ईस्ट। ईस्ट का तो काफ़ी आप लोग जानते होंगे, केक वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप लोग इडली कितने लोग बनाए हैं घर पे, इडली बनाए होंगे। तो इडली में अक्सर देखिएगा कि उस आटा जो बैटर तैयार किया जाता है ना चावल का, उसको रात भर छोड़ा जाता है ताकि उसमें ईस्ट आ जाए थोड़ा, तभी उसका जो पफनेस आता है, मतलब ब्रेड जैसा वो थोड़ा मुलायम होता है। जस्ट लाइक दैट, जब ब्रेड भी बनता है तो ईस्ट का इस्तेमाल होता है ना। ये एक प्रकार का फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है, एक कोशिकीय कवक है। इट इज़ अ यूनिसेलुलर फंगस, है ना। इट हैज़ अराउंड 350 स्पीसीज, इसमें लगभग 350 स्पीसीज पाए जाते हैं। एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड इसी को हम लोग ब्रीवेयर्स ईस्ट या तो बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो दे आर ऑब्टेन्ड फॉर द सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी नाम का जो ईस्ट होता है उसमें प्राप्त होता है, उससे प्राप्त होता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है। चलो, एंड फैमिली है सैक्रोमाइसिटेसी, है ना, सैक्रोमाइसिटेसी। चलो, अच्छी बात है कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है कि सब चीज़ें। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, दे कंटेन मॉइस्चर, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, फैट, विटामिन एस, एंजाइम्स। कहने का मतलब है कि इसमें आपका, है ना, इसमें पाया जाता है क्या क्या, कह रहा है क्या, देखो, दे कंटेन प्रोटीन, ग्लाइकोजन, फैट, विटामिन एस, एंजाइम, ये सब चीज़ पाया जाता है। एंड इसका थेरेपेटिक यूजेस क्या है, देखो, थेरेपेटिक यूजेस जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये केक वगैरह बनाने में, बेकरी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ जी,
बेकरी वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग और रेजिंग डफ। डफ मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी मुलायम चीज़ बनाना है जैसे केक ब्रेड वगैरह तो उसमें इस्तेमाल होता है। एंड दे आर हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने में, बियर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। चलो अब आते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। अब हम लोगों को पढ़ना है फार्मास्यूटिकल एड, ठीक है। चलिए फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। तो कोई भी दवा बनती है तो मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी ड्रग्स है, कोई भी डोजेस फॉर्म, जैसे टैबलेट बना, कैप्सूल बना, इमल्सन, सस्पेंशन, सिरप, है ना, जो भी बनता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उसका API जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। एंड उसमें कुछ ना कुछ एक्सिपिएंट्स होता है, जैसे क्या, मान लो पैरासीटामोल, डोलो 650 mg, तो एक टैबलेट में वहाँ पे पैरासीटामोल 650 mg है ना। बाकी एक टैबलेट का वजन क्या 650 मिलीग्राम ही है, नहीं, उसमें काफ़ी सारा वजन है उसके कंपैरिजन में, है ना, 1 ग्राम तो जरूर होगा टैबलेट का वजन। तो इतना सारा चीज़ और क्या है कि नहीं, तो और सारी चीज़ें उसमें अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं सूटेबल डोजेज फॉर्म के हिसाब से। जैसे उसमें बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, कैलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, जिससे कि दवा का रूप दिया जा सके, दवा को एक अट्रैक्टिव बनाया जा सके। यानी ये दवा, और उसमें कोई भी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होता है। थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होना मतलब कोई भी उसमें फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब सॉरी सिग्निफिकेंट मतलब कह सकते हो फार्मास्यूटिकल उसमें एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है उसका, यानी बीमारी को ठीक करने में कोई रोल नहीं है। जैसे बुखार में पैरासीटामोल खाया जाता है, तो एक्चुअली डोलो जो दवा है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसका जो मेन कंपोजिशन है वो API है ना, जो कि मात्र वो उसका काम है बुखार ख़त्म करना। लेकिन उसमें जो भी बाइंडिंग एजेंट है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट है, उनका काम बुखार ख़त्म करना नहीं है, दवा के फॉर्मुलेशन में हेल्पफुल है, समझ रहे हो। तो कोई भी डोजेस फॉर्म है वो दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक है API जो मेन दवा का कंपोनेंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये मात्रा थोड़ा सा ही होता है, लेकिन इसके साथ जो होते हैं एक्सिपिएंट्स एंड एडिटिव्स होता है। क्या होता है, एक्सिपिएंट्स एंड एडिटिव्स होते हैं, जो कि इसके साथ होता है, ठीक है, जिसका थेरेपेटिक वैल्यू कुछ नहीं होता है, कोई भी बीमारी को ठीक करने में कोई रोल नहीं है। वही बोल रहा है, कोई भी ड्रग यानी API और एक्सिपिएंट मिल करके डोजेस फॉर्म बनता है, ठीक है। क्या रहा है, देखो, द सब्सटेंस विच हैव लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू, थेरेपेटिक वैल्यू यानी बीमारी को ठीक करने में कोई रोल नहीं होता है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे चीज़ें हैं जिसमें कि थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा बहुत हो भी, या तो नो थेरेपेटिक वैल्यू, बट क्या ज़रूरत नहीं है, हाँ ज़रूरत है, दवा के निर्माण में, दवा को शेप देने के लिए, दवा को अच्छा दिखाने के लिए, दवा को कलर देने के लिए, दवा को खाने लायक बनाने के लिए ज़रूरी है सब कुछ मिलाना, बट इसेंशियली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स आर नोन एज फार्मास्यूटिकल एड। कहने का मतलब है द सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसका कि लिटिल, जिसमें कि बहुत कम या तो नो थेरेपेटिक वैल्यू हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसेंशियल हो मैन्युफैक्चरिंग कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल, अलग अलग फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग में, उसके कंपाउंडिंग में, उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। कह रहा है ये आपके अलग अलग सोर्सेज से ऑब्टेन हो सकता है, दे मे बी ऑब्टेन्ड बाय मैनी सोर्सेज, जैसे एनिमल्स से, वेजिटेबल्स से, मिनरल्स से, सिंथेटिक से, अलग अलग चीज़ों से। एंड दे आर नॉट API, ये API नहीं होते हैं, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं, API नहीं होते हैं, ध्यान रखना। API वो होता है जो बीमारी को ठीक करने में हेल्पफुल हो, ठीक है, ये एक्चुअली आपका नहीं होता है API, ठीक है, ओके। फार्मास्यूटिकल एड आप समझ गए होंगे। अब उसमें काफ़ी सारे ड्रग्स दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो आप अगर कुछ स्किप करना चाहते हैं इस चैप्टर में तो आप फार्मास्यूटिकल एड्स का डेफिनेशन एंड 2-4 एग्जाम्पल, जैसे कोलिन हो गया, बीजवैक्स हो गया, अकेसिया हो गया, ग्वारगम हो गया, ट्रेगाकेंथ हो गया, ये कुछ जिलेटिन हो गया, याद कर लीजिए, है ना। और इसमें से सारे ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्स वगैरह को आप नहीं रट पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसी में एग्जाम्पल है, तो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कोलिन है, एक बार देख लेते हैं, एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है ना आ जाए। देखो कोलिन क्या होता है, ये वाइट कलर का मैटर है, फाइन पार्टिकल इन साइज में काफ़ी छोटा छोटा होता है, इसी को हम लोग चाइना क्ले कहते हैं, जो दवा के बनाने में काफ़ी इस्तेमाल होता है, ठीक है। कह रहा है इट इज़ प्योरीफाइड हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट फ्री फ्रॉम ग्रीटी पार्टिकल्स, ये एकदम प्योरीफाइड हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है जिसमें कि बिल्कुल भी गिट्टी पत्थर नहीं होता है, कोई भी ग्रीटी पार्टिकल्स नहीं होता है।
एंड इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय पाउडरिंग द कोलिन। जब हम लोग इसी कोलिन का ऐसे चूना पत्थर टाइप होता है, इसको जब पीस देते हैं तब प्राप्त होता है। एंड द नेटिव क्ले इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। यानी जो नेटिव क्ले है, यानी कि जो नेचुरली क्ले प्राप्त होता है, वो पोटेशियम एल्यूमिनियम के कहते हैं सिलिकेट के कंपोजिशन से प्राप्त होता है। ठीक है, चलो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इट इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट, जैसा बताया गया है, जिसमें कि आपके Al2O3 2SiO2 2H2O है ना, ये पाया जाता है। एंड इसमें कुछ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, वाटर वगैरह इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बस एक बार देख लो। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री। अगर किसी को पेचिस हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सॉरी पतला पैखाना और उसके साथ साथ ब्लड भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में यूज़ होता है। एंड इन द फूड पॉइजनिंग, अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हुआ है तो उस कंडीशन में यूज़ होता है। एंड इट इज़ अप्लाइड एक्सटर्नली एज अ डस्टिंग पाउडर। अगर किसी को कहीं पे डस्टिंग पाउडर की तरह, जैसे कि कोई भी खुजली नोचनी वाला पाउडर बनाना है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। अगर किसी को कॉस्मेटिक बनाना है, कुछ इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट्स को मारने वाला चीज़ बनाना है, पेंट वगैरह बनाना है, तो वहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है इसका। ठीक है शुभम जी, चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया, लगभग 50 एमसीक्यू दे दिया है पीपीटी बनाने के लिए, बन जाएगी तो करवा दूंगा। लगता है मैं छोड़ने वाला हूँ। लैनोलिन, लैनोलिन, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं लैनोलिन। क्या होता है लैनोलिन? कह रहा इट इज़ अ काइंड ऑफ वैक्स, ये एक प्रकार का वैक्स होता है ना, जो कि आपका फैट का एक टाइप है। ठीक है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल बियरिंग ऊल। एनिमल से प्राप्त होता है, जो कि ऊल, जिसमें कि ऊल होता है, जैसे भेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखना। कह रहा है कि एक प्रकार का वैक्स होता है, इसी को हम लोग ऊल फैट एंजिन या फिर लेनिडॉल या फिर एलाप्यूरिन कहते हैं। एलाप्यूरिन इसी को कहते हैं। ठीक है, भेड़ भेड़ है ना, वल्फ मतलब लोमड़ी होता है। लैनोलिन इज द फैट लाइक प्यूरिफाइड सिक्रीशंस ऑफ द सीबेसियस ग्लैंड विच इज डिपोजिटेड इनटू द ऊल फाइबर्स ऑफ शिप ओविस एरिस। यानी जो भेड़ होते हैं उसमें जहाँ पे बाल होता है उसके नीचे सीबेसियस ग्लैंड होते हैं, वो कुछ वैक्स जैसे चीज़ें, एकदम चिपचिपा टाइप का तेल जैसा चीज़ सिक्रीट करता है, वही है लैनोलिन। तो लैनोलिन एक फैट लाइक प्यूरिफाइड सिक्रीशन है, जो कि सीबेसियस ग्लैंड से रिलीज होता है ना, जो कि ऊल फाइबर्स में पाया जाता है, सिप में, ओविस एरिस में। एंड फैमिली इसका है बोविडे। फैमिली इसकी क्या है? बोविडे फैमिली से बिलोंग करती है। अब एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो लैनोलिन इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एस्टर एंड पॉलिस्टर्स। जो लैनोलिन है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है एस्टर्स एंड पॉलिस्टर का, इसमें ऑफ 33 हैविंग हाई मॉलिकुलर वेट अल्कोहल, 36 फैटी एसिड्स। इसमें 33 हाई मॉलिकुलर वेट अल्कोहल होता है और 36 फैटी एसिड होते हैं। एंड चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें जो चीफली कंटेन है, क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल, आइसो कोलेस्ट्रॉल विथ मेरिस्टिक पाल्मिटिक एंड क्या कहते हैं इग्नो, क्या कहते हैं सिरिक, है ना, क्या कहते हैं कार्न्यूबिक, ओलिक एंड लैनो पाल्मिटिक एसिड्स पाए जाते हैं। अलग अलग चीज़ें याद होगा नहीं, मुझे पता है, बस एक बार देख लो। इट इज़ यूज्ड एज एमोइलेंट। एमोइलेंट मतलब होता है स्किन को सूद करने वाला। स्किन में कहीं फट रहा है, चीज़ें कट रही है ना, फट रहा है, तो इमोइलेंट क्रीम होते हैं जो कि स्किन को आपको सूद आउट करता है, स्किन को स्मूथ रखने का काम करता है ना। इट इज़ यूज्ड एज वाटर एब्जॉर्बेबल बेस इन मैनी स्किन क्रीम्स एंड कॉस्मेटिक्स। बहुत सारे स्किन क्रीम्स में, स्किन के क्रीम और कॉस्मेटिक्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, अब बीज वैक्स, ये तो इंपॉर्टेंट है भैया। ये भी एक प्रकार का वैक्स है जो ऑब्टेंड होता है हनी बी से। हनी बी मतलब क्या होता है? मधु, है ना, जो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। ठीक है, अदर नेम्स में बात करें तो वाइट बीज वैक्स, येलो बीज वैक्स, कैरा अल्बा या फिर कैरा फ्लावा भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ये प्यूरिफाइड वैक्स होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हनी कॉम्ब ऑफ हाई बी, है ना, हाइव बी, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के हनी कॉम्ब से प्राप्त होता है। एपिस मेलिफेरा होता है ना, एंड ये फैमिली होता है। एपिस मेलिफेरा क्या है? मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम है, उसके छत्ते से प्राप्त होता है। एपिडे फैमिली से बिलोंग करता है। एंड बीज वैक्स में कंटेन होता है मायरीसिन। क्या होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट? मायरीसिन होता है, मायरीसिन होता है। बीज वैक्स में मायरीसिन होता है, जो कि पाल्मिटेट है एक प्रकार का। एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट है 64 डिग्री सेल्सियस। एंड इट ऑल्सो हैज फ्यू हाइड्रोकार्बन, इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, ओलिक एसिड वगैरह पाए जाते हैं। एंड थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट
प्लास्टर, पॉलिश के प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। ऑइंटमेंट, प्लास्टर, पॉलिश, इन सभी चीज़ों के प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सबको याद, मैं शॉर्टकट उसका नहीं बनाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं इंपॉर्टेंट का ही शॉर्टकट बनाता हूँ। हाँ, ये याद रख लेना, बीज वैक्स का बायोलॉजिकल सोर्स एपिस मेलिफेरा, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बीज वैक्स इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। सबका ट्रिक बनाऊंगा तो ट्रिक भूलने लग जाओगे ना। एपिस मेलिफेरा है ना, जो कि मधुमक्खी है, उसके हनी कॉम्ब से प्राप्त होता है, मधुमक्खी की छत्ते से, एपिडे फैमिली से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद है अकेसिया, है ना, उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रेगाकेंथ, उसके बाद पढ़ना है सोडियम एलिग्नेट, अगार, है ना, ग्वारगम, ये जिलेटिन वगैरह पढ़ना है, अभी है टॉपिक। तो एक्चुअली ऐसा करते हैं ना, ये टॉपिक पढ़ने, कल हम लोग बचा हुआ फार्मास्यूटिकल एड जो भी है नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा, जैसे कि अकेसिया, है ना, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अकेसिया, ट्रेगाकेंथ, ग्वारगम, सोडियम एलिग्नेट, है ना, अगार, क्या कहते हैं आपका जिलेटिन, ये सब अच्छे से पढ़ाया जाएगा कल। ठीक है, और फिर जो मिसलेनियस ड्रग है वो भी आपके आगे वाले क्लास में कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा रहा क्लास? थोड़ा सा बोरिंग रहता होगा, ये चैप्टर बोरिंग है, लेकिन क्या करें, इसको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा एंड खूब सारा अच्छे से पढ़े होंगे, है ना। थैंक यू। एंड जो लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं क्रैश कोर्स में आ जाइएगा, 1 मई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच।